चलिए, अभी तक हम लोग पढ़ चुके ये रसधानी के बारे में। रसधानी पढ़ चुके। अब इसके बाद 11 नंबर में प्लास्टिड है। प्लास्टिड, प्लास्टिड को कहते हैं लवक। प्लास्टिड को क्या कहेंगे? लवक। तो यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है और यह गोलाकार रचना होता है। और इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। प्लास्टिड को 3 पार्ट में बांटते हैं। एक का नाम है हरित लवक। हरित लवक, ये कहें क्लोरोप्लास्ट। दूसरा का नाम है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा हुआ वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। लवक के बारे में क्या बतलाया अभी कि यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यह गोलाकार रचना होता है, यह 3 भाग में बटा होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग देखें। पहले देख रहे हैं हरित लवक। 1 नंबर में हरित लवक, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। देखिए यह हरित लवक में कि यह मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। पूछा कि हरित लवक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में या यंग जो स्टेम होते हैं उसमें भी हरित लवक पाया जाता है। ये हरे रंग का होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में कि पौधा भोजन का संश्लेषण करता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? हरित लवक। इसलिए इसको पौधे का रसोई घर कहते हैं। पूछा कि पौधे का रसोई घर है कौन, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में। कैसा रंग प्रदान करता है, तो हरा रंग प्रदान करता है। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा ऑर्गेनेल हरित लवक है। पूछता है कि सबसे बड़ा ऑर्गेनेल कौन सा है, सबसे बड़ा अंगक कौन सा है, तो हरित लवक सबसे बड़ा अंगक, ये कहते हैं ऑर्गेनेल। सबसे बड़ा अंगक हरित लवक है, यानी क्लोरोप्लास्ट है। अब हरित लवक के बारे में विशेष जानकारी हम लोग लेंगे। इसका देखेंगे स्ट्रक्चर, किस प्रकार का हरित लवक होता है। इसका बनावट देखेंगे हरित लवक का। देखिए हरित लवक दोहरी झिल्ली की बनी हुई रचना है, डबल मेम्ब्रेन। दोहरी झिल्ली की बनी रचना है। बाहर झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाला को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी में द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य का नाम है स्ट्रोमा। बाहरी झिल्ली का नाम बाह्य झिल्ली यानी कि आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाले झिल्ली का नाम इनर मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मेम्ब्रेन। यह हुआ इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसमें एक प्रकार का द्रव्य है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, द्रव्य का नाम स्ट्रोमा। हरित लवक में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसका नाम क्या है, स्ट्रोमा। इसी में प्लेट जैसा रचना देखते हैं। इस तरह से प्लेट जैसा रचना देखते हैं। तो एक प्लेट का नाम है थाइलाक्वाइड और टोटल मिला करके इसको ग्रेना कहते हैं। इस तरह से तो इसका नाम क्या है, ग्रेना। GRANA, ग्रेना। ग्रेना फिर से सुनेंगे कि इसमें प्लेट जैसा रचना देख रहे हैं। एक प्लेट दूसरे पर व्यवस्थित है, तो ये पूरा व्यवस्थित रूप को हम कहते हैं ग्रेना।
और ये आपस में एक रचना से जुड़ा होता है जिसका नाम है स्ट्रोमा लेमली। जुड़ने वाला रचना का नाम स्ट्रोमा लेमली। इसी में दाना जैसा रचना पाया जाता है जिसका नाम है राइबोसोम। इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70 इस टाइप का राइबोसोम है। दो तरह का राइबोसोम दिखाए थे, याद होगा। तो इसमें कौन सा राइबोसोम होता है? 70S ना। थोड़ा गहराई से भी क्वेश्चन पूछेगा तो कोई हर्ज नहीं है, जितना क्वेश्चन घुमाए उतनी ज़्यादा फायदा है। तो राइबोसोम, तो राइबोसोम कहा जाएगा कौन सा राइबोसोम? तो 70S राइबोसोम इसमें है। और वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, इसका नाम है सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए। जहाँ राइबोसोम है, डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है ना, तो ये अपने लिए प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है, फूड का सिंथेसिस करता है, इसलिए इसका नाम है सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी। तो पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सेमी ऑटोनोमस है? तो क्लोरोप्लास्ट देखें और माइटोकॉन्ड्रिया भी देख रहे थे, उसमें भी राइबोसोम था, ये सर्कुलर डीएनए था, तो भी सिंथेसिस करता है ना प्रोटीन के लिए, वो अपने लिए जो प्रोटीन बनाता है, तो इसको कहेंगे सेमी ऑटोनोमस बॉडी। अच्छा, एक चीज़ और कि एक ही ऑर्गेनेल में राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए इत्यादि आप देख रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सेल विद इन सेल, माने सेल के अंदर में सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे सेल विद इन सेल कहते हैं? सेल विद इन सेल माने सेल के अंदर में सेल। तो सेल विद इन सेल कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहते हैं, क्योंकि उसमें भी याद होगा कि देख रहे थे राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए उसमें भी था। तो सेल विद इन सेल किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहेंगे, क्यों जानेंगे तो और याद होगा, स्पष्ट आपको कंसेप्ट प्राप्त होगा। इसलिए इसको कहते हैं कि एक ही ऑर्गेनेल में ये राइबोसोम देख रहे हैं, डीएनए देख रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया सेल विद इन सेल। यह अभी हम देख रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है कि यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह एक रचना का नाम हम बता रहे थे थाइलाक्वाइड। एक रचना का नाम थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड ये हुआ। इसी में दाना जैसा रचना होता है इस तरह से। तो दाना जैसा रचना का नाम है क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित, हिंदी में पर्णहरित क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? थाइलाक्वाइड में। और थाइलाक्वाइड के समूह को क्या कहेंगे? ग्रेना ना। तब क्लोरोफिल के बारे में हम लोग जान लें कि क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल का देखिए रचना। क्लोरोफिल ये कहते हैं पर्णहरित। देखिए क्लोरोफिल रैकेट शेप होता है। क्लोरोफिल का आकार कैसा? रैकेट शेप, रैकेट के आकार का। रैकेट में अगर ओ हो जाएगा तो रॉकेट हो जाएगा। रॉकेट नहीं, बल्कि हमको लिखना है रैकेट। और रैकेट किसको कहते हैं? तो बैडमिंटन खेलने वाला जो होता है ना, बैडमिंटन जिससे खेलते हैं, तो उस आकार का होता है। तो इसमें दो पार्ट, हेड और टेल। हेड और टेल। हेड में रहता है मैग्नीशियम धातु, हेड में मैग्नीशियम धातु होता है। तो पूछा है ना कि क्लोरोफिल के हेड में कौन धातु होता है, बड़ा उपयोगी है, तो क्या कहेंगे? मैग्नीशियम धातु। तो क्लोरोफिल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जैसे ए बी सी डी ई बहुत सारा है, लेकिन मुख्य रूप से 4। पहला है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ये कॉमन है, जितने भी हरे प्लांट्स हैं, हरे पौधे जितने हैं, सब में रहता है क्लोरोफिल ए। इसका सूत्र है, छोटा सा लिख लें। देखिए C55
H72O5N4Mg। मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है। अब पूछेगा कि क्लोरोफिल ए में क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। इतना बड़ा सूत्र याद नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल कौन कौन तत्व है इसकी हम जानकारी ले लें। दूसरा है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी मुख्य ए जो सभी हरे पौधे में पाया जाता है। उसके बाद है बी, तो बी का हम लिखते हैं C55 H70O6N4Mg। तीसरा है कैरोटीन, इसका है C55 H72 सॉरी C40 H56। और चौथा जैंथोफिल। जैंथोफिल इसमें रहता है C40 H56O2। तो इस तरह से 4 क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्लोरोफिल ए और बी, ये हरा रंग प्रदान करता है, ये लाल रंग प्रदान करता है, ये पीला रंग प्रदान करता है ना, तो अलग अलग कलर देख रहे हैं। अब क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। पूछता है कि क्लोरोफिल ए में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ। तो क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप और क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, भी बहुत उपयोगी है। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप जिसको लिखते हैं CH3 मिथाइल ग्रुप, और क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। CHO कहते हैं एल्डिहाइड को, CHO ग्रुप होता है। तो इस तरह से हम लोग देखे प्लास्टिड। इसके बाद क्लोरोफिल देखे कितने प्रकार के हैं ना, क्या फंक्शन है। तो ये क्लोरोफिल। और दूसरा याद कीजिए, लवक में 3 तरह का दिखाए थे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो दूसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक हिंदी में कहते हैं अवर्णी। अ माने नहीं, वर्णी माने कलर। तो इस प्रकार का लवक रंगहीन होता है। यह प्रायः जड़ में पाया जाता है ना, ऐसे भूमिगत तना ही मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ल्यूकोप्लास्ट किसमें मिलता है, जड़ में मिलता है। इसका काम है भोजन का संग्रह। पूछा कि ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो भोजन का संग्रह करना, भोजन का संग्रह। ल्यूकोप्लास्ट में भी 3 प्रकार का होता है। एक का नाम है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन का संग्रह करता है। दूसरा एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च का संचय करता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का। एक होता है इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट वसा का संचय करता है, फैट्स, वसा का संचय करता है। तीनों का फंक्शन जान गए। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, इलायोप्लास्ट वसा का संचय करता है। तो ये देखे अभी ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा देखते हैं, पहला हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, दूसरा अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा देखते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक। वर्णी लवक हुआ कि यह मुख्यतः फूल में पाया जाता है, इसे फल में भी मिलता है लेकिन फूल में मुख्य रूप से पाया जाता है। यह फूल को लाल, पीला, ना बैगनी इत्यादि कलर प्रदान करता है और यह कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल को कलर प्रदान करता है। कीट को ये आकर्षित करेगा जिससे परागण की क्रिया होती है। परागण के बाद निषेचन होगा, बीज बनेगा, फल बनेगा। तो ये वर्णी लवक का होना आवश्यक है। वर्णी लवक मुख्य रूप से किसमें? फूल में। फूल को रंग प्रदान करता है। इससे क्या फायदा है कि इससे कीट आकर्षित होंगे और पोलिनेशन में यानी परागण की क्रिया में सहायक होगा। तो ये वर्णी लवक। ये टमाटर में है तो टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णक होता है, तो क्या है? वर्णी लवक है। टमाटर में कौन सा लवक? लाइकोपिन। लाइकोपिन नामक वर्णक होता है। वर्णक कहते हैं पिगमेंट। लाइकोपिन नामक वर्णक होता है और यह एंटी कैंसरस होता है, यानी कैंसर रोधी होता है। तो ये देख रहे थे लवक के बारे में। लवक क्या है, लवक कितने प्रकार के होते हैं और सबका हम लोग फंक्शन देखे। और अब देखते हैं सेल के अंदर में ही है 11 नंबर भी दिखा रहे थे और लास्ट में इसका दिखा रहे हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस तो केंद्रक प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। किसमें? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और इसका खोजकर्ता का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। खोजकर्ता भी है उपयोगी, तो इसका खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। कहाँ पाया जाता है? प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। इसका बनावट कैसा होता है? बनावट देखें, स्ट्रक्चर इसका। तो केंद्रक प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। कुछ ऐसे भी कोशिका हैं जो केंद्रक विहीन होता है, जिससे ओल्ड आरबीसी एक केंद्रक विहीन होता है। तो पूछेगा ना कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो ओल्ड आरबीसी में और सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब को कहते हैं हिंदी में चालनी नलिका। चालनी नलिका। और ये फ्लोएम का एक पार्ट है। फ्लोएम में सीव ट्यूब है, कंपनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, 4 प्रकार का फ्लोएम है। 4 पार्ट में फ्लोएम बटा हुआ है। तो सीव ट्यूब और ओल्ड आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब दिखाएंगे हम रचना, इसका कैसा रचना होगा, बनावट कैसा है। तो केंद्रक भी दोहरी झिल्ली की बनी रचना है ना। केंद्रक भी दोहरी झिल्ली की बनी रचना है इस तरह से। बाहरी झिल्ली का नाम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाला का नाम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये पोर हुआ जिसका नाम न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। इसमें एक प्रकार का द्रव्य होता है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। द्रव का नाम न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें धागा जैसा रचना देखते हैं, इसका नाम क्रोमैटिन। क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क की धागा जैसा जाल जैसा रचना होता है। और इसी में एक गोलाकार रचना देख रहे हैं, इसका नाम है न्यूक्लियोलस, माने केंद्रिका। न्यूक्लियोलस माने न्यूक्लियस में एक रचना है क्या? न्यूक्लियोलस। हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रिका। केंद्रिका। देखिए केंद्रक दोहरी झिल्ली की बनी रचना है। बाहरी झिल्ली का नाम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाला का नाम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें छिद्र होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर पोर। इसी के द्वारा पदार्थ एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचता है, या सेल से केंद्रक में न्यूक्लियस में पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इसमें एक प्रकार का द्रव है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी में धागा जैसा रचना है जिसका नाम है क्रोमैटिन नेटवर्क। यही क्रोमैटिन नेटवर्क
छोटा और मोटा होकर गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम का निर्माण करता है। क्रोमोजोम के बारे में डिटेल देखेंगे, क्रोमोजोम से क्वेश्चन अच्छा उठेगा। यानी सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन प्रायः पूछेगा उसका हम वर्णन करते जाएंगे। बायोलॉजी का होगा, कुछ फिजिक्स का सिलेक्टेड टॉपिक हम लोग देखेंगे, केमिस्ट्री का भी देखेंगे। इस तरह से परीक्षा के लिए हम लोग पूर्ण बनाएंगे। इसके बाद टेस्ट पर भी ध्यान देना है। इस आज हम टेस्ट जारी किए हैं, हालांकि शनिवार को ही देना था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम से नहीं हो पाया, तो आज पड़ा है। फिर अगला दिन भी एक टेस्ट, इस सप्ताह में 2 दिन टेस्ट सोच रहे हैं, आगे जैसा होगा बढ़ाएंगे भी। तो टेस्ट वाला भी क्वेश्चन देखते जाना है। सेल का खत्म होगा, कोई टॉपिक खत्म होगा वहाँ भी हम क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन भी हमारे लिए उपयोगी होगा। 3 महीना, लगभग 3 महीना जो बच रहा है उस पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, विशेष तैयारी रखेंगे। तो ये अभी देख रहे थे न्यूक्लियस क्रोमेटिन नेटवर्क, जान गए क्रोमोजोम का निर्माण होगा। अच्छा, इसके बाद आप देखें गोलाकार रचना, इसका नाम है केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आरएनए और राइबोसोम के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम का संश्लेषण या संश्लेषण सिंथेसिस, या और ये राइबोसोम या आरएनए का भी संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। तो ये केंद्रिका की फंक्शन दिख रहे थे। तो पूरा केंद्र का काम क्या है, पूछा केंद्र का कार्य क्या है? तो केंद्र का कार्य है कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करना। कोशिका में उपापचय क्रियाएं होती है। उपापचय कहता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो कोशिका के अंदर होने वाले उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना किसका काम है? केंद्रक का। अब उपापचय माने क्या, माने मेटाबॉलिक माने क्या हुआ? उपापचय का मतलब हो गया इसमें 2 क्रिया शामिल है। एक है अपचय, अपचय, पहले उपचय दिखाते हैं। पहला हो गया उपचय माने एनाबोलिज्म, और दूसरा है अपचय, अपचय यानी कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, ये दोनों क्रिया को मिला करके हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इजकल टू मेटाबॉलिज्म। तो उपचय का मतलब हुआ निर्माणकारी क्रिया। निर्माणकारी क्रिया का मतलब क्या कि जो शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत होती है, तो ये हो गया उपचय में यानी एनाबोलिज्म। अब अपचय कैटाबोलिज्म, इस विनाशकारी क्रिया हुआ। विनाशकारी क्रिया का मतलब हुआ इसमें टूटने वाला कार्य होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का टूटना, जैसे श्वसन के दौरान क्या ग्लूकोज टूटता है, टूट के एनर्जी देगा, तो टूटने का कार्य किस में आएगा? अपचय में। मैंने अपचय विनाशकारी क्रिया और उपचय निर्माणकारी क्रिया, ये दोनों क्रिया होना जरूरी है। अपचय भी होना जरूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट न टूटेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब ग्लूकोज न टूटेगा तो एनर्जी मिलेगा नहीं। एनर्जी के लिए ही हम लोग भोजन करते हैं या ग्लूकोज लेते हैं। तो दोनों कार्य जरूरी है, उपचय और अपचय, और दोनों को मिला के क्या कहेंगे? उपापचय। याद कैसे रखेंगे? देखिए, अपचय उपचय में कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि किस में निर्माणकारी क्रिया, किस में विनाशकारी क्रिया। तो यहाँ इंग्लिश में देखिए, अप कैटाबोलिज्म, कैटा माने कटना, कटना माने टूटना, तो टूटेगा हो गया अपचय। तो बाकी एगो टर्म रहा उपचय यानी एनाबोलिज्म। तो इसमें निर्माणकारी और इसमें विनाशकारी। तो ये दोनों क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। यानी केंद्रक कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। पूछता है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहेंगे? तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का यानी ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। एक चीज और ध्यान देना है कि केंद्रक में डीएनए होता है, आरएनए होता है, और डीएनए क्या है? हेरिडेटरी मटेरियल है। तो हाउस ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ का घर किसको कहते हैं? केंद्रक को। पूछा कि आनुवांशिक पदार्थ का घर किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को। आनुवांशिक पदार्थ का घर, आनुवांशिक
पदार्थ का घर, मैंने हाउस ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ का घर किसको कहेंगे? केंद्रक को। तो इस प्रकार से हम लोग सेल में जो भी रचना था ना, अभी देखे सेल क्या है, सेल में जितने पार्ट्स थे सबका हम कार्य लिखे। इसके अलावे अब देखते हैं क्या कि डेवलपमेंट के आधार पर भी कोशिका का अलग अलग प्रकार है। डेवलपमेंट के आकार पर अगर देखें तो दो प्रकार का फिर सेल होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर जीव के आधार पर देखें तो दो तरह का, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें पाया जाएगा उसको कहेंगे प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें होगा उसको कहेंगे यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर दिखा दें। प्रोकैरियोट्स एक तरफ, यूकैरियोट्स। हिंदी में यही लिखाएगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। देखिए प्रोकैरियोट्स में क्या, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोट में जो मिलेगा यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। प्रोकैरियोट्स जीव का नाम है, यूकैरियोट क्या है? जीव है। तो दोनों में अंतर क्या है? ये पहला तो ये कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अभी हम बात किए थे, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। ऐसे कहें कि इसमें विकसित कोशिका होती है, इसमें अविकसित कोशिका, इसमें विकसित कोशिका है। अविकसित का माने कि इसमें सभी पार्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, जितने ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, etc प्रेजेंट, एब्सेंट। इसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, जितना भी सेल ऑर्गेनेल है इसमें एब्सेंट है। किसमें? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में सब प्रेजेंट होता है, सब उपस्थित है। इसलिए एक ऐसा सेल हो गया डेवलप्ड, आइए अनडेवलप्ड, अविकसित कोशिका हुआ। तीसरा देखते हैं कि इसमें क्रोमोजोम की संख्या 1। प्रोकैरियोट में क्रोमोजोम की संख्या 1, गुणसूत्र 1। क्रोमोजोम बने गुणसूत्र। क्रोमोजोम की संख्या कितना है? 1। इसमें 1 से अधिक, 2, 4, 10, जितना भी मैंने 1 से ज़्यादा हो जाएगा। 4 में देखते हैं कि इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। में 70S, इसमें 80S। और प्रोकैरियोट का उदाहरण देखते हैं। पूछता है कि बैक्टीरिया में, जीवाणु में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? कई को परीक्षाओं में देखें, पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो कितना क्रोमोजोम हो जाएगा? 1। अब देखिए प्रोकैरियोट में कौन सा जीव आएगा? तो प्रोकैरियोट में आएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और माइकोप्लाज्मा। यह आएगा प्रोकैरियोट में। इसमें डेवलप सेल नहीं होते हैं। और ये तीनों को छोड़ करके जितने भी जीव जंतु हैं ये सब आ जाएंगे यूकैरियोट्स में। कहीं यूकैरियोट में क्या आता है? तो तीनों को छोड़ दीजिए, और तीनों छोड़ने के बाद जो भी जीव जंतु हैं सब आ जाएंगे यूकैरियोट्स में। जैसे मनुष्य है,
गाय, बैल, भैंस, बकरी जितना भी है सब यूकैरियोट्स हुआ। इन तीनों को ध्यान में रखेंगे, प्रोकैरियोट और बाकी सभी जीव यूकैरियोट। तो ये था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और इसमें जो सेल मिलेगा प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल, और इसमें सेल का नाम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो सेल के आधार पर आप देखें, और जीव को अगर बांटते हैं सेल के आधार पर तो दो भाग में, एक कोशिकीय जीव, जीव को दो पार्ट में, जीव यानी ऑर्गेनिज्म, पहला यूनिसेलुलर माने एक कोशिकीय, और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव का मतलब कैसा जीव, तो वैसे जीव जिसमें केवल एक कोशिका हो, यानी वैसे जीव जिसका रचना एक कोशिका से होता है, उसको कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव माने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें आएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, ट्रिपनोसोमा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इत्यादि। ये एक कोशिकीय जीव हैं, जितना भी लिखे सब क्या है, एक कोशिकीय। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, ट्रिपनोसोमा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये सब हैं एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जंतु जो हैं वो प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। प्रोटोजोआ का मतलब हो गया प्रोटस होना फर्स्ट, जोआ में जंतु। तो एक कोशिकीय जंतु जितना भी आएगा सब प्रोटोजोआ संघ। मान कि अमीबा कहेंगे, अमीबा किस संघ का जंतु है, तो प्रोटोजोआ का है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ में है ना। तो कहीं पूछता है कि अमीबा में प्रचलन अंग कौन सा है, तो कुटपाद, इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन। पैरामीशियम में प्रचलन अंग सिलिया, सिलिया के द्वारा चलता है, धागा जैसा रचना होता है इसमें, बहुत पतला पतला, उसको कहते हैं सिलिया। तो सिलिया के द्वारा चलन करता है। यूग्लिना, यूग्लिना को कहते हैं प्लांट और एनिमल के बीच का कड़ी, कि ये हरा होता है प्लांट जैसा, और बाकी सभी कैरेक्टर जंतु का है। तो प्लांट और एनिमल के बीच का कड़ी, न कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, कौन है, यूग्लिना। प्लाज्मोडियम है, इसको कहा जाता है मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम को क्या बोलते हैं, मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसका वाहक पूछता है कि इसका वाहक कौन है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। वाहक का मतलब होगा वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पहुंचाने वाला, मतलब कि प्लाज्मोडियम को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कौन पहुंचाता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर ना, इसलिए इसको कहा गया वेक्टर ने वाहक। ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है, मलेरिया। इसकी समान 4 जाति है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये 4 इसकी प्रजाति है। सबसे कॉमन होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इससे बिनाइन टर्सिया नामक बुखार होता है। सबसे खतरनाक मलेरिया होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, और मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे खतरनाक मलेरिया है ना। ये ब्रेन को आघात पहुंचाता है, और ये होता है प्लाज्मोडियम मलेरी से, मैलिग्नेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से।
ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम का एक प्रजाति है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। कौन सा मलेरिया उत्पन्न करेगा? मैलिग्नेंट मलेरिया ना। तो इस तरह से मलेरिया वाला पूछता है। अगला दिखाए थे लिस्मेनिया। तो लिस्मेनिया भी प्रोटोजोआ है। इसके कारण कालाजार नामक बीमारी होती है। इसका वाहक होता है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी कहते हैं, वो बालू पर मिलता है, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई लिस्मेनिया प्रोटोजोआ है। और इसका वाहक कौन है? सैंड फ्लाई है। इससे कालाजार नामक बीमारी होती है। अगला देखें ट्रिप्नोसोमा। तो ट्रिप्नोसोमा ये भी एक प्रोटोजोआ है और यह स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग, इंग्लिश में कहेंगे स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग नामक रोग उत्पन्न करता है, स्लीपिंग सिकनेस। इसमें रोगी 24 घंटा ऊँघते हुए मालूम होगा। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया कि नींद आती है, इसी वो ब्रेन को बाधा पहुंचाता है, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। इसका वाहक है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई पूछेगा ना कि ट्रिप्नोसोमा का वाहक कौन है? तो सीसी फ्लाई। टी का उच्चारण साइलेंट रहता है ना तो हो जाएगा टसे टसे फ्लाई। ये नाम पढ़ेंगे क्या? सीसी फ्लाई, टी का उच्चारण साइलेंट। तो सीसी फ्लाई किसका वाहक? ट्रिप्नोसोमा का। और कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? निद्रा रोग, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस। यह सामान्यतः अफ्रीका का ही रोग है। तो इस तरह से एक और था एंटामीबा हिस्टोलिट का। तो ये डेसेंट्री एक उत्पन्न करता है, जिसका नाम है एमीबिक डेसेंट्री। रोगी बार बार मल त्याग की इच्छा रखता है ना, इसे मल के साथ खून वगैरह निकलता है। तो ये आप देख रहे थे एक कोशिकीय जंतु के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। और दूसरा था मल्टीसेलुलर, मैं बहुकोशिकीय जीव। दूसरा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव को कहते हैं मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे जीव जो कई कोशिकाओं के मिलने से बने हैं उसको कहेंगे मल्टीसेलुलर। जैसे मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, बकरी, जितना भी है मल्टीसेलुलर है। हाइड्रा, कॉकरोच। हाइड्रा क्या है? तो मल्टीसेलुलर है, मतलब एक कोशिका से अधिक उसमें रहता है, एक से अधिक कोशिका रहता है। तो जहाँ एक से अधिक कोशिका रहेगा उसको कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है, जंतु है, जिसमें रक्त नहीं होता है। तो कई पूछ जाता है कि किस में रक्त नहीं होता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। तो ये देखे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर किस आधार पर? जीव के आधार पर, ये ना ऑर्गेनिज्म के आधार पर देखे। डेवलपमेंट के आधार पर भी दिखा है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो इस तरह से भी सेल देख रहे थे। सेल में ही याद कीजिए क्रोमैटिन नेटवर्क था, जिससे गुणसूत्र का निर्माण हुआ। गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम क्या है, इसके बारे में फिर डिटेल देखेंगे। बहुत उपयोगी चैप्टर है गुणसूत्र। गुणसूत्र को कहेंगे क्रोमोसोम। यहाँ से फिर हम आगे स्टडी करेंगे और टेस्ट आप देते रहेंगे। टेस्ट शनिवार और रविवार रहता है, लेकिन ये आपका नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते शनिवार को नहीं हुआ, तो रविवार आज भरसक कल हम एक और टेस्ट देंगे। टेस्ट भी देना जरूरी है, टेस्ट भी देते रहें। और टेस्ट के समय कॉपी और कलम लेकर के अवश्य बैठें, क्योंकि बहुत सारा नोट्स करने योग्य बातें होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।